So, do you really want to learn how to make a cash flow statement? दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा यार पहले डरा रहा है तो, बट एक्चुअली में इफ़ यू वांट टू मेक अ CFS of a real company on real data, it's a very complex process. Check it out here. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने खुद बनाई है। कौन से साल की? करेंट ईयर की। पिछले साल की बनी हुई थी, करेंट ईयर की मैंने बनाई, रियलिटी में बनाई। कब बनाई? 2014 में बनाई। अच्छा, आप अपने लिए 2023 24 मान सकते हैं, अब तो 10 साल होने वाले हैं। वह चीज़ तो वही रहने वाली है। डेटा पुराना है, डेटा कॉन्फिडेंशियल है, डेटा मॉडिफाइड है ताकि जो है कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो, पर है ये बिल्कुल रियल कंपनी का डेटा जिस पर मैंने काम किया था। उस टाइम जीमेल वगैरह था, इसके लिए डेटा मेरे पास रह गया मेल आईडी पे, जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ मॉडिफाई करके आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है वो आपको आता है। मैं तो बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे आप शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, P&L कैसे बनेगा, एक्सेल में कैसे बनेगा, वो सिखाया जा रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बैलेंस शीट होता क्या है, तो उसके लिए आपको मेरी अकाउंटेंसी की बेसिक क्लास लेनी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है 11th में, 12th में, BCom में, CA में और बहुत सारे कोर्सेज में सिखाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप पूरे साल में 3 एक्टिविटीज़ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जितना कैश आया है या जितना कैश गया है पूरे साल में, उसे आप निकालते हैं और वो आप मैच करते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, कि अगर ओपनिंग में मेरे पास कुछ था, पूरे साल में मेरे पास कैश कम हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश बढ़ा, तो मेरा क्लोजिंग कैश कितना आया। अगर ओपनिंग में मेरे पास 100 रुपये थे और पूरे साल में मेरे पास 50 रुपये और आ गए, तो साल के एंड में मेरे पास 150 रुपये हो जाएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? अगर आपके पास बैंक में पैसा है, वो कैश ही है ना सर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 10 करोड़ रुपए एक्चुअली में कैश में रखेंगे। कैश का मतलब एक्चुअली में करेंसी नोट्स रखेंगे अपने पास। आप उस पैसे को बैंक में रख सकते हैं, उसको भी कैश ही बोलते हैं यहाँ पे। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा या आपने बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फंड में रखा, जिसे आप कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे कैश के बराबर हैं। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता है। और ये स्टेटमेंट में जहाँ आपको दिखाना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, यानी जो बिज़नेस का मेन काम है, उससे मेरे पास कितना कैश आया या कितना उस एक्टिविटीज़ से गया। मेरी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि फ़िक्स्ड एसेट्स को बाय करना, फ़िक्स्ड एसेट्स को पुराने हो गए तो बेच भी देना, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, फ़िक्स्ड डिपॉजिट में करी, उससे इंटरेस्ट आना, मैंने शेयर्स खरीदे हैं, उससे डिविडेंड आना, मैंने बॉन्ड्स लिए हैं, उससे इंटरेस्ट आना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, बदले में मुझे रिटर्न मिला। मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितनी इनकम है। और लास्ट में है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि अगर मैंने कहीं से फाइनेंस उठाया है, जैसे कि मैंने शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल उठाई, बैंकों से मैंने लोन उठाया, तो मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे उस बैंक के लोन की पेमेंट चुकानी पड़ेगी उस साल की। और शेयर होल्डर को भी या तो हो सकता है मैं उनसे और कैश लूँ और मैं उन्हें जो है इक्विटी दूँ और पैसा उठाऊँ, या मैं उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या मैं कुछ कैपिटल का पोर्शन बायबैक कर लूँ, यानी उनसे वापस ख़रीद लूँ। तो यानी कि जहाँ से मैं फाइनेंस उठाता हूँ, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर या फिर मेरे बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उनसे मेरा पूरे साल में कितना कैश आया या गया, वो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाता हूँ। ये जो आज की मास्टर क्लास है बड़ी लेंदी है, थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिखानी पड़ेगी। और रियल कंपनी का डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ, स्कूल में हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड कर लो
उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल में मूवमेंट है उसे आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट में क्या होता है, करंट एसेट्स में आपके होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स, जिनको आपने माल बेचा बट अभी पैसा आना बाकी है। तो अगर वो डेटर्स आपके पहले 100 रुपये थे पिछले साल और इस साल वो डेटर्स आपके रह गए हैं 10 रुपये, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे साल में 90 रुपये का कैश मेरे पास आ गया होगा। मतलब पिछले साल मैंने उन्हें सामान बेचा था, बेचने के बाद जो पैसा रह गया था वो 100 रुपये था। इस साल भी मैंने सामान बेचा, पिछले साल जो 100 रुपये लेने थे वो लिए भी होंगे, इस साल जो सामान बेचा उसके भी पैसे कुछ लेने होंगे। एट दी एंड सिर्फ 10 रुपये बचे हैं, बाकी आ गए होंगे। तो अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर देखूँ पूरे साल में, तो मैं शॉर्टकट मेथड क्या अपना सकता हूँ, पिछले साल 100 रुपये लेने थे, इस साल 10 रुपये लेने बाकी हैं, साल के एंड में तो 90 रुपये आ गए होंगे। दैट इज़ अ पॉजिटिव कैश इनफ्लो। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे पॉजिटिव में है, ज़रूर कम हो गए होंगे। सिमिलरली इसका उल्टा जो है क्रेडिटर्स के लिए होता है। खैर ये तो आपका जो है प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इसमें हम थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे जो कि स्कूलों में आप पढ़कर आए हैं, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। अब ये जब कॉम्प्लेक्स शीट है रियल कंपनी के डेटा पर, यदि यहाँ पर मैं ऐसे जाऊँ इसके बैकएंड पर जाऊँ तो इसकी एक वर्किंग बनी हुई है। वर्किंग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, देखिए आप, मैट, डेफर टैक्स, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। 200-180 लाइन आइटम्स है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करी हुई है। फिर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी है और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच कर जाएगी। यानी कि जो भी इन तीनों एक्टिविटी से प्लस माइनस करके आपका कैश फ्लो की मूवमेंट आ रही है, इफ़ यू ऐड द ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी मूवमेंट हुई है उसमें ऐड करोगे तो क्लोजिंग के बराबर आएगा। ज़रूरी नहीं है, मैनुअली कहीं पर एडिशन कर रहे हो, कहीं सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, वो मैच नहीं होएगा। तो व्हाट इज़ द टेक्निक दैट वी शुड फॉलो, जिससे कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा मैच कर जाए। तो ये मैंने ईजाद करा था जब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का टास्क दिया गया। मैंने ये सोचा यार, अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ और जैसा कि किताबों में पढ़ा है उससे बनाना शुरू करता हूँ, बट अगर मेरे अमाउंट में डिफरेंस आ गया, मतलब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं करा, तो फिर मैं तो कैसे करूँगा, कंट्रोल कहाँ से लाऊंगा कि मेरा जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें मैं ड्यूरिंग द ईयर का चेंज रिकॉर्ड करूँ तो क्लोजिंग आए, और ड्यूरिंग द ईयर का जो चेंज है वो बहुत सारे लाइन आइटम से मिलकर बन रहा है और इसमें कुछ भी आ सकते हैं लाइन आइटम। देयर हैज़ टू बी अ कंट्रोल। तो इसके लिए जो है मैंने एक शॉर्टकट अपनाया, और वो शॉर्टकट क्या था, मैंने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का चेंज क्या होता है मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं गया बैलेंस शीट के अंदर। अब देखिएगा, इसको हाइड कर देते हैं एक बार, इसे हम हाइड कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पर आपका कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है और कुछ आपका क्लोजिंग का कैश एंड कैश बैलेंस आ रहा है। ठीक है कि नहीं है मुझे बताइए। कुछ ओपनिंग आ रहा है, कुछ क्लोजिंग आ रहा है। हम ये तो चाहते हैं कि जो इसका चेंज है, दैट मीन्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, लास्ट ईयर से करेंट ईयर का माइनस करूँ, तो मोटा मोटी मुझे पता लगता है 4.3 करोड़ रुपीज़ का मेरे पास कैश का आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो कुल मिलाकर मुझे यही पता लग रहा है कि ये मेरी मूवमेंट हुई है। सही बात है कि नहीं बात है। हम यही देख रहे हैं ना, ओपनिंग में कुछ कैश था, यानी पिछले साल के क्लोजिंग का जो मेरा कैश था और जो करेंट ईयर का मेरा कैश है, कैश एंड बैंक बैलेंस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका जो डिफरेंस है, जो मूवमेंट हुई है, वो मेरी मूवमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मुझे क्लासीफाई करनी है। ऐसे ही कुछ करना है। तो इसका मैंने जुगाड़ क्या किया, मैंने यहाँ पर सोचा कि ये जो टोटल है, ये जो डिफरेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो मूवमेंट है कैश एंड बैंक बैलेंस की, ये किसके इक्वल होगी। तो मैंने कहा यार बहुत सिंपल है, तो यार बहुत सिंपल है। मेरे जो बैलेंस शीट की एसेट्स हैं और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ हैं, अगर मैं डिफरेंस ले लूँ कि मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी मूव कर रही है, ये देखिए लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी मूव कर रही है। मैंने क्या किया, D13 में से E13 माइनस कर दिया। क्या किया मैंने,
14 में से E14 माइनस कर दिया, मैंने लाइबिलिटी साइड का डिफरेंस ले लिया। तो जितना मेरा लाइबिलिटी साइड का डिफरेंस होगा वो मेरा एसेट साइड के डिफरेंस से मैच करेगा। रीज़न बताइए। अरे भैया जितने मेरे एसेट्स हैं उतनी मेरी लाइबिलिटी है, टोटल मैच करता है। तो जब टोटल मैच कर रहा है यानी जितने से मेरे एसेट मूव हुए नेक्स्ट ईयर उतने से मेरी लाइबिलिटी मूव हुई होगी। ठीक है कि नहीं है? ये देखिए यहाँ पर, ये मेरी लाइबिलिटी पिछले साल की और ये मेरी करंट ईयर की। तो जितने से मेरी लाइबिलिटी मूव हुई सेम उतने से ही तो मेरे एसेट मूव हुए, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी हमेशा सेम होते हैं। ठीक बात है कि नहीं है भाई? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया, ये जुगाड़ ये था कि मेरा लाइबिलिटी जितनी मूव कर रही है, लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आ रहा है और मेरे जो एसेट का डिफरेंस आ रहा है, ये हमेशा मैच करेंगे। ये देखिए, मतलब एक को मैंने ले लिया D माइनस ई, दूसरे को मैंने ले लिया E माइनस डी। ठीक, और अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो ये ज़ीरो आएगा, क्योंकि जितने से मेरे एसेट मूव हुए मेरी लाइबिलिटी भी उसके अपोजिट साइड में मूव हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे लाइबिलिटी साइड पर मैंने, ये देखिए यहाँ मैंने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस किया और एसेट साइड पर मैंने उल्टा कर दिया। आप कैसे भी ले सकते हैं, ये एक मैंने टेक्निक ईजाद करी है। इट्स नॉट दी प्रोसेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोसीजर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें लगे रह जाओगे, मैच करेगा नहीं करेगा कराते रह जाओगे। बट अल्टीमेटली एट दी एंड जो ये प्रोसेस को फॉलो करेगा या करेगी वो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैच करा पाएंगे और बना पाएंगे, और जल्दी बना पाएंगे, क्विकली बना पाएंगे। 1 घंटे के अंदर किसी 1000 करोड़ की कंपनी की भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो सकती है, वरना कई दिन लग जाएंगे, उसके बाद भी मैच नहीं होगा। लगे रहेंगे, मैच ही नहीं होगा। क्योंकि एंड में तो आपको यही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। जो भी एक्सपर्ट लेवल पर होगा वो ऐसे ही करेगा मैच करने के लिए। तो इसलिए आप पहले स्टैंडर्ड तरीके से चलें कि जब कैश एंड बैंक बैलेंस का डिफरेंस ही ले रहे हैं कि करंट ईयर और लास्ट ईयर में कितना मेरा मूव हुआ, एंड वी हैव टू क्लासीफाई इट इनटू द इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बैलेंस शीट से चलते हैं। बैलेंस शीट ऑलवेज मैच होती है, एसेट और लाइबिलिटी मैच होते हैं। तो मैंने क्या किया, लाइबिलिटी का जो डिफरेंस था उसमें मैंने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस किया, बट एसेट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर से करंट ईयर माइनस कर दिया, ताकि जो मेरा पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से सेट ऑफ हो जाए और ओवरऑल मेरा जो है सम जो है ज़ीरो आए। मैंने कंट्रोल लगा लिया। यहाँ पे मैंने लिखा चेंज, और चेंज को मैंने किया बोल्ड। वही फाइनल वाली बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आपकी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होगी। करके दिखाएंगे सर आपको, बट टेक्निक एसेट मेरा लाइबिलिटी के इक्वल। फिर मैंने क्या किया, छुपके से ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस था इसको छुपके से मैंने यहाँ पर नीचे एंटर मार दिया और यहाँ पर लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस। जैसे ही मैंने इसको हटाया तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ गया। ये देखिएगा, मैं सबका टोटल करूँगा और ये देखिए मेरा टोटल में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4.33 करोड़। ये 4.33 करोड़ क्या है, ये जो चेंज है ये क्या है, मेरा मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये मेरी मूवमेंट है पूरे साल की और ओपनिंग मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था करीब 16 करोड़, तो ओपनिंग प्लस मूवमेंट ये आ गया मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट हुई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4.3 करोड़ की, ये देखिए 4.3 करोड़ की, तो ये नेगेटिव है, करेक्ट। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको आपको नेगेटिव करना पड़ेगा यार, कि भाई ये नेगेटिव मूवमेंट हुई है मेरे पूरे साल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग में मेरे पास कुछ थे, क्लोजिंग का मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। तो हमने ये प्रोसेस क्यों जाना, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको ये बताया, ये हमने इसलिए जाना ताकि हमारा कंट्रोल लग जाए। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ये है कि जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा मैच्ड होती है, एसेट हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होता है। तो जब हम चेंज इन लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं तो वो चेंज इन एसेट्स के इक्वल होगा।
पर मज़े की बात क्या है कि चेंज इन एसेट में एक एसेट ऐसा है, एक एसेट का टाइप ऐसा है जो खुद ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि हमें निकालना है। जब हमें गिवन ही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसको मैं अलग से कट करके नीचे ले जाऊंगा ताकि मैं देख सकूं कि मेरा मूवमेंट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना हुआ। और अगर मेरा इतना मूवमेंट हुआ है पूरे साल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और ओपनिंग मेरा कुछ था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मेरे क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। बस मुझे कोई ये बता दे कि ये जो हमारा 4.3 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट है ड्यूरिंग द ईयर का, इसमें कितना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, कितना मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और कितना मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो ये आपका एक कंट्रोल मैट्रिक्स है। अगर आप कहीं पर भी कुछ प्लस करेंगे तो दूसरी जगह पर उसे माइनस करेंगे, इससे हमेशा ही 100% आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच करेगा। यानी चेंज इन लाइबिलिटीज़ और चेंज इन एसेट्स का जब मैं टोटल करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, पर उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नंबर हटा देता हूँ, तो उस मूवमेंट में मेरे को पता लगता है मेरे पूरे साल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना मूव हुआ। ओपनिंग ऐड करता हूँ, क्लोजिंग आता है, करेक्ट। इसको जो है मैंने इस शीट में बनाया हुआ है, ये देखिएगा आप, सबका टोटल ले रहे हैं, 4.3 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है और 4.3 करोड़ यहाँ पर दे रखा है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहीं से भी आप उठा सकते हैं। हो सकता है इसमें से जो कुछ लिखा हो उसमें आपका आंसर 0 रुपीज़ हो, इट इज़ पॉसिबल, बट आप कहीं से भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले सकते हैं, अपनी बुक से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, इस एक्सेल शीट से ले सकते हैं। क्योंकि हमें जो चीज़ों को दिखाना है वो ऐसे तो हम नहीं दिखा सकते कि बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस लिया और उसे हमने बोल दिया यही जो है मेरा मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई। नहीं भैया, हम जो दिखाएंगे वो प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करके बताएंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना होता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करके आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बाइफरकेट करना होता है। उसके बाद आपको जो है मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता लगती है। ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग आता है, और क्लोजिंग आपका कहाँ कहाँ पड़ा है वो भी आप शो करते हैं। ये स्टेटमेंट बनकर आपकी तैयार होती है। अब ये स्टेटमेंट आपकी हमेशा मैच होगी, 100% गारंटी है, कोई भी शक नहीं है। पूछिए कैसे? क्योंकि जो मैंने यहाँ कंट्रोल शीट बनाई है, इस कंट्रोल शीट में जो ये सारे चेंजेस हो रही हैं ये अल्टीमेटली क्या हैं अभी आपको पता लग जाएगा। जब मैं चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस लेता हूँ तो वो मेरा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, बताइए, कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मेरा पिछले साल 5.2 करोड़ रुपीस का रिजर्व एंड सरप्लस था और इस साल 6.6 करोड़ हो गया, तो बढ़ा कैसे? प्रॉफिट ऐड हुए होंगे तभी तो बढ़ा होगा। हो सकता है प्रॉफिट के साथ और भी चीज़ें हुई हो। वट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस, अ हैक फॉलोइंग विच यू कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो होता है हमेशा मैच करेगी, क्योंकि आपका जो बेस है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, उसी का आपने चेंज लिया, क्योंकि वही तो मुझे देखना है, व्हाट इज़ द मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो तो बैलेंस शीट से निकल गया। तो अब मैं उसको क्या ले रहा हूँ, जो मैं इसको यहाँ पर फिट कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, मैं कुछ भी करूँगा, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करूँगा, एडिशन करूँगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन भी करूँगा यहीं पर, और अगर सब्ट्रैक्शन करूँगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन भी करूँगा यहीं पर, ताकि जो नंबर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ वो एज इट इज़ रहे, कहीं पर प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो जाए, एज इट इज़ रहे। क्योंकि एट दी एंड तो मेरे को क्या लेकर आना है? मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि मेरा चेंज इन कैश एंड बैंक बैलेंस है, जो बैलेंस शीट से उठा है, वही नंबर तो मुझे एंड में लेकर आना है। और नंबर कहाँ से आएगा? अगर मेरे जो चेंजेस मैंने किए हैं, जिसका मैं टोटल कर रहा हूँ बैलेंस शीट आइटम्स का, वो मेरा सेम रहेगा, कहीं पर एडिशन कहीं सब्ट्रैक्शन, चेंज मेरा हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, यहाँ पर आप पीएनएल को देखेंगे, अब कई लोग पूछेंगे सर ये पीएनएल कैसे बना है? तो इसके लिए जो मेरा एक्सेल का कोर्स है उसमें तो मैंने आपको पूरा ट्रायल बैलेंस से शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाया है। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है वहाँ से नंबर उठकर आते हैं, ग्रुपिंग होती है, शेड्यूल्स बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, फिर मेन आपका शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, और फिर आपका जो है पीएनएल बनता है। पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये
ट्रायल बैलेंस से निकली हुई स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो कि आपका डायरेक्टली आपके शेड्यूल से लिंक नहीं रखती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पर जो है ऐसी कैश फ्लो की वर्किंग बन सकती है बड़ी कॉम्प्लेक्स, बट हम बड़ा सिंपल काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर है 139, मतलब आपका कह सकते हो आप 13.9 करोड़ है। यहाँ पर मैंने 13.9 करोड़ ही लिया है, बट ये जो प्रॉफिट है इट्स अ प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसके बाद कुछ टैक्सेस माइनस हुए हैं और टैक्स माइनस होने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। तो मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें मुझे लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एडिशन कर दूँगा किसकी, टोटल टैक्स एक्सपेंस की। और जब मैं इसमें एडिशन करूँगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट जब भी मैं अपने नंबर को मॉडिफाई करूँगा, जो कि मैं इस शीट से उठा रहा हूँ, जैसे मैंने पहला ये नंबर उठाया, चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस, कहने के लिए चेंज था बैलेंस शीट में, बट एक्चुअली में तो प्रॉफिट था, बिकॉज प्रॉफिट ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर लॉस हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ जाएगा। तो दिखने में लग रहा था बैलेंस शीट के हम डिफरेंसेस क्यों ले रहे हैं, बट एक्चुअली में वही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है, चेंज इन डेटर, चेंज इन क्रेडिटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए तो मैंने बाई किया होगा, अगर मैंने बेच दिए तो फिक्स्ड एसेट कम हो गए होंगे। नाउ गेटिंग माई पॉइंट कि हमने यहाँ पर ये क्यों किया, डिफरेंसेस क्यों लिए, क्योंकि मैंने उठाया क्या सबसे पहले, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में आता ही है वहीं से तो उठाया मैंने, और बाकी जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप दिखाते ही हैं डिफरेंसेस। अब अगर आप इस नंबर में चेंज करेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी जगह पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिशन करा है, मैंने प्लस करा है, तो मुझे कहीं ना कहीं माइनस भी करना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस पेड, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूंगा। अब मेरा नेट इम्पैक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भैया, क्योंकि जो नंबर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ मुझे पता है अगर मैंने सारे नंबर उठा लिए तो एट दी एंड सबका जो टोटल है वो 4.3 करोड़ का नेगेटिव बनेगा, क्योंकि मेरा उतना ही कैश एंड बैंक बैलेंस में मूवमेंट हुई है जो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखानी है। तो अगर मेरे डिफरेंसेस सेम रहेंगे तो मेरा रिजल्ट भी सेम आएगा। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पर एडिशन करा, अपनी प्रेजेंटेशन में मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाना है, तो मैंने यहाँ से उठाया रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस था कि भैया करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होकर मेरा करंट ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा था। तो व्हाट वाज द डिफरेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी आपका ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, भाई धंधा करते हैं तो टैक्स भी जाता है। तो कितना नेट कैश आप टैक्स के बाद जनरेट करते हैं वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सेक्शन में आता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एडिशन करी, नीचे सब्ट्रैक्शन कर दी, मेरे डिफरेंसेस हमेशा मैच होंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा सर आपने पहला उठा लिया, दूसरा बताइए आप। चलिए ट्रेड पेबल देख लेते हैं, एक एक को उठाते रहते हैं, यहाँ पे डालते रहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। ये फॉर्मेट कहाँ से लेना है, किताबों में लिखा होता है, यहाँ से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऐसा क्यों है भैया, हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना होता है, हमें प्रेजेंट ही ऐसे करना होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें उल्टा चलना होता है कि भैया जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है उन्हें आप ऐड बैक कर देंगे, हटा देंगे आप, और जो आपके नॉन मॉनिटरी हैं, कभी जो कैश में होगा ही नहीं रियलाइजेशन, कैश का लेना देना ही नहीं है जिसका, उसको भी आप वापस एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं जो कैश में ली जा सकती है, दी जा सकती है। तो हम एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कैश की चीज़ें नहीं है वो तो हम यहाँ दिखाएंगे नहीं, और जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है उसे हम ऊपर नहीं दिखाएंगे, उसको नीचे दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग सेक्शन में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी तो, पर ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एक चीज़ उठाकर हमें यहाँ पर डालनी है। जैसे आपके ट्रेड पेबल हो गए, तो ट्रेड पेबल जो है वर्किंग कैपिटल की जो मूवमेंट होती है उसमें आपको शो करना होता है ट्रेड पेबल। तो ये ट्रेड पेबल मैंने उठाया और यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ डाल दिया, सिंपल। तो मेरा एक और पार्ट कवर हो गया। बट थोड़ी सी क्लैरिटी लेने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ट्रेड पेबल में आपने डी में से ई माइनस किया है, यानी ट्रेड पेबल आपके एक्चुअली में कम हो रहे हैं, देखा जाए तो बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर ट्रेड पेबल आपके कम हो रहे हैं इसका मतलब ये है
कि आपने उन्हें पे कर दिया होगा, तभी तो कम है भाई। आपको पहले 2.8 करोड़ किसी को देने थे पिछले साल, करेंट ईयर आपका जो ईयर एंड हो रहा है उसमें आपको 1.94 करोड़ देने हैं। दैट मीन्स कि आपने बाकी पैसा दे दिया होगा, और पैसा दिया होगा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। क्योंकि कैश का आउटफ्लो है इसलिए इसको नेगेटिव में दिखा रहे हैं, और कैश का इनफ्लो होता तो पॉजिटिव में दिखाते जी। तो आपने क्या प्रॉफिट को पॉजिटिव दिखाया? बिल्कुल दिखाया सर। ये देखिए प्रॉफिट जनरेट करा, अभी तो मान के चल रहा हूँ कि जितना प्रॉफिट जनरेट करा वो कैश में किया होगा, यही मान रहा हूँ ना कि मैंने धंधे में 2.17 करोड़ रुपीज़ कमाए, कैश में कमाए होंगे। बट एक्चुअली में तो कैश नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो एक्रूवल पर बनता है। तभी तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ नॉन कैश आइटम की, जो मैं अभी करने वाला हूँ। करूँगा एक एक करके करूँगा। अभी सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, एक एक चीज़ को उठाना है, यहाँ पे डालना है, उठाना है, यहाँ पे डालना है। अदर करेंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर गए और इसमें आपने हाईलाइट कर दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो हो जाए उसको हाईलाइट कर दीजिए। अगर मैंने ये सारी चीज़ें जो बैलेंस शीट की थी, जो चेंजेस थे, अगर ये मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दिए तो मैं सबका टोटल करूँगा तो एट दी एंड क्या आएगा? चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नहीं आएगा क्या? अभी तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, और यही तो मुझे चाहिए एंड में। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर चीज़ें डालनी है, बस एक एक करके। आइए, हो सकता है कुछ चीज़ें दिखाने का ऑप्शन ना भी हो, डोंट वरी एट ऑल, विल मैनेज। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पहले जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है वहाँ पे डाल दीजिए आप। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो हैं यहाँ पर ये देखिए, अब ये आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। क्या मैं टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स को यहाँ पर मैं फिक्स्ड एसेट्स लिख सकता हूँ क्या मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, ये टोटल मेरे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, करेक्ट और नॉट? तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे फिक्स्ड एसेट्स, इतने से मेरे फिक्स्ड एसेट्स कम हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में मेरे फिक्स्ड एसेट्स कम हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, मेरे फिक्स्ड एसेट्स कम हुए हैं। ठीक है ना सर? फिक्स्ड एसेट कम होने का मतलब क्या होता है? मैंने बेच दिए होंगे। बट क्या ये रीज़न सही है? क्या मैंने एक्चुअली में फिक्स्ड एसेट बेचे होंगे? द आंसर इज़ नो। मैंने कुछ खरीदे होंगे, मैंने कुछ बेचे होंगे, और जो मेरे ऑलरेडी थे उस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जिससे कि उनकी वैल्यू कम हो गई होगी। तो अभी तो हम हाइपोथेटिकल एजम्पशंस ले रहे हैं कि भैया ठीक है, इतना जो है मैंने बेच दिया होगा, इतने का मेरा एसेट कम हो गया, बट एक्चुअली में नहीं है। तो थोड़ा सा रुकिए, एसेट्स वाले में आपको रुकना होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, ये रहा लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस। अदर नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। पहला है मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी हो गया। फिर है मेरा इन्वेंटरीज, मैंने कहा ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और है मेरा शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। मैंने कहा ठीक है यार, ये भी डाल देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, अदर करेंट एसेट्स, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। जब सारी चीज़ें मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चली जाएगी तो एट दी एंड सबका टोटल करूँगा तो मैच होगा। चेंज इन कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें ओपनिंग ऐड कर दूंगा, कैश बैंक बैलेंस, क्लोजिंग आ जाएगा, बन गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। है ना गजब की टेक्निक? समझ नहीं आया? बट क्या नहीं समझ में आया आपको? आपको ये नहीं समझ में आया कि जो बैलेंस शीट है उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है?
कि आपको ये नहीं समझ आया कि जो ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अगर मेरी ये करंट लाइबिलिटीज़ पिछले साल से कम हो गई तो मैंने पे कर दी होगी पूरे साल में, पे कर दी तो कैश गया होगा नेगेटिव, और उल्टा हो गया तो फिर पॉजिटिव। और सिमिलरली मेरा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के लिए, मान लो इन्वेंट्री आपकी पिछले साल 500 रुपये की थी, पिछले साल 500 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, इस साल 1000 की पड़ी है, 1000 नहीं 1200 की पड़ी है, तो 700 रुपये आपने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, तो कैश आपका गया, कहाँ गया? इन्वेंट्री खरीदने में गया होगा अगर मैं पूरे साल का देखूँ तो। बट ड्यूरिंग द ईयर आपने ख़रीदा होगा, कैश आया होगा, गया होगा, जैसे भी था। बट पूरे साल का नेट में देखूँ तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो 500 रुपये आपके अटके पड़े थे, आज 1200 अटके हैं, तो नेट में 700 रुपये आपका इन्वेंट्री में अटका हुआ है। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं आप, बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस का आप सीधा उठाते हैं स्टेटमेंट, और उसमें देख लेते हैं इतना आया इतना गया, कहाँ कहाँ पर आया कहाँ कहाँ पर गया, वो भी कर सकते हैं आप। वो भी एक तरीका है, उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यानी आप क्या करेंगे, आप कैश एंड बैंक बैलेंस में जो आइटम आ रहे हैं उनकी आप पूरे साल की स्टेटमेंट निकालेंगे। आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग इतना है, जो ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस है पूरे साल में, उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे स्टेटमेंट में से कौन सा मेरा जो है ऑपरेटिंग नेचर का है, कौन सा मेरा इन्वेस्टिंग नेचर का है, कौन सा फाइनेंसिंग नेचर का है, आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको एप्रोप्रिएट कैटेगरीज में डाल देंगे। तो बस आपका डायरेक्ट मेथड से जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को बेस बनाकर और रिवर्स कैलकुलेशन करके कि भैया जो मेरा प्रॉफिट आया, मान के चल रहा हूँ कि इतना मेरा कैश ही आया होगा, बट फिर मैं कहूँगा नहीं इसमें तो मेरा डेप्रिसिएशन है, वो तो नॉन कैश होता है, कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। कुछ मेरा ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, उसको हटा देता हूँ एक बार, बाद में देख लूँगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, अभी हटा देता हूँ। और मैंने जो सामान बेचा यहाँ पर, ये देखिए मैंने जो सामान बेचा, रेवेन्यू जो मेरा आया, मैं मान के चल रहा हूँ मेरा रेवेन्यू कैश में ही आया होगा, बट अगर ये सारा रेवेन्यू मेरा कैश में आया है और साथ में मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा कैश में सब आया ही आया, साथ में जो पिछले साल के मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे 43 करोड़, उसमें से भी कुछ ट्रेड रिसीवेबल ने मुझे पैसा दे दिया। आज की डेट में मेरे पास 34 करोड़ खड़े ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, सबसे टॉप पे शुरू करते हैं प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट मैंने जनरेट करा, कुछ कैश आया सेल्स वेल्स का, कुछ गया मेरा कॉस्ट वॉस्ट लगी, खर्चे लगे, रॉ मटेरियल लगे, सामान खरीदा, नेट मेरा इतना प्रॉफिट है, सब कैश में आया होगा मान लिया। बट बाद में मैं रिवर्स कैलकुलेशन करता हूँ कि जो नॉन कैश आइटम है उसको एडजस्ट कर दिया, और जो मेरा पिछले साल के बैलेंस शीट के कंपैरिजन में जो डेटर्स को पेमेंट कर दी, या मैंने ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी या नहीं करी, तो उसमें जो नेट चेंज हुआ उसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा सर, अब बताइए अब क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश होता है, सिंपल पीएनएल में जाएंगे, डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। पर जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे पता है भैया ये मेरा पूरा हिल जाएगा अब, क्योंकि मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर मैंने चेंज करा तो मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस की जो मूवमेंट है वो हिल जाएगी। तो दैट मीन्स इफ आई एम मेकिंग एनी चेंज हियर, आई हैव टू मेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट चेंज समवेयर एल्स। तो टेल मी वेयर द डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट पर लगता है डेप्रिसिएशन। तो अगर मैंने वहाँ पर प्लस किया है तो मुझे कहीं पर माइनस भी करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर मैं कहूँ कि 36 लाख रुपीज़ से मैंने एसेट्स कम कर दिए, मेरे कम हो रहे हैं, तो अभी के लिए मैं उसे मान रहा था कि वो मैंने बेच दिए होंगे। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? मैंने माना था कि वो मैंने बेच दिए होंगे इसलिए मेरे एसेट्स वो कम हो रहे हैं। बट एक्चुअली में when I make the adjustment it will be 1.2 करोड़ नेगेटिव। यानी कि मैंने डेप्रिसिएशन ऐड किया और दूसरी तरफ मैंने ये दिखाया कि भाई देखो ये फिक्स्ड एसेट 1.6 करोड़ डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहे हैं। अगर वो इसमें एडजस्ट हो जाए तो 1.2 करोड़ से एसेट कम नहीं हुए, बढ़े हैं मेरे 1.2 करोड़ से। यानी मैंने एसेट बाय किए होंगे। क्या कह रहे हो आप? हाँ देखो यहाँ पर क्या माइनस किया आपने, यहाँ पर ई में से आपने डी माइनस किया। तो जब ई में से डी माइनस किया
तो मेरे पास 36 लाख रुपए आए, यानी कि 36 लाख मेरे कम हो गए करंट ईयर में। कम होने का मतलब था मैंने एसेट मेरे कम हो रहे हैं, यानी मैंने समझा था बेच दिए, बट एक्चुअली मैं बेचे नहीं। मुझे कब पता लगा? जब मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो कॉरस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ माइनस किया, और जब मैंने एडजस्टमेंट करी तो मुझे पता लगा यार मेरा ये तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये जो 36 लाख रुपीज़ पॉजिटिव आ रहे थे, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मेरा आउटफ्लो हुआ है। मैंने एसेट खरीदे हैं 1.2 करोड़ के। तो ये जो 1.2 करोड़ है फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। कहाँ करूँगा? इन्वेस्टिंग के अंडर करूँगा जी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अरे बट ये तो सेल भी है, मैंने परचेज़ करा तो मैंने कहीं ना कहीं सेल भी किया होगा। मुझे नेट थोड़ी ना दिखाना है परचेज सेल का नेट कितना है, मुझे तो डिटेल दिखाना है मैंने परचेज़ कितना किया और मैंने सेल कितना किया। ये आप कैसे देखोगे भाई? इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप फिक्स्ड एसेट के नोट्स में जा सकते हैं। उस नोट्स में क्या होगा, यहाँ पर आपको एडिशन और डिलीशन दिख जाएगी कि पूरे साल में आपने एडिशन जो करी वो कितनी करी और डिलीशन आपने कितनी करी। एडिशन डिलीशन, एडिशन डिलीशन, एडिशन डिलीशन, यहाँ आपको दिखेगा, डेप्रिसिएशन के साथ दिखेगा आपको यहाँ पर एडिशन डिलीशन कितना है। कुछ ऊपर है एडिशन डिलीशन, कुछ आपका नीचे है। और ये किस में है? ये ग्रॉस ब्लॉक में एडिशन डिलीशन है। भाई जो एडिशन हुआ है उसको भूल जाइए आप सिर्फ डिलीशन देखिए। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे भाई यहाँ पर जो हमने तो माना 1.2 करोड़ के आपने एसेट खरीदे ही हैं, बस मुझे ये पता लग जाए हमने बेचे कितने हैं, तो बाकी मैंने खरीदे हैं, सिंपल हो गया। तो मैंने बेचे कितने हैं, तो बेचने के लिए मैं देखूंगा यहाँ पर, देखिए डिलीशन मैंने कराया है 12 लाख रुपए के एसेट का। इंटेंजिबल एसेट्स में से मैंने डिलीशन कुछ किया नहीं है, देखिए यहाँ पे डिलीशन कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने कितना किया? 12 लाख रुपए का मैंने डिलीशन किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो 12 लाख रुपए हैं माइनस कर लेते हैं एक बार। 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसकी नेट वैल्यू कितनी रही होगी? 6,47,000 इसकी नेट वैल्यू रही होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 6,47,000 के एसेट्स तो मैंने बेचे यहाँ पर, 6,47,000 के एसेट्स तो मैंने बेचे, और क्योंकि मैं यहाँ पर इसको अलग से दिखाऊंगा, एडजस्टमेंट करूँगा, तो मुझे फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं पर प्लस कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी जगह सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 1.3 करोड़ के एसेट्स खरीदे और 6.4 लाख के एसेट्स मैंने बेचे, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। और बताइए और क्या एडजस्टमेंट आप करेंगे यहाँ पर? और यहाँ पर एक एक चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपको नोट से मिल जाएगा बेसिकली। यहाँ आपके जो नोट्स आ रहे हैं P&L के, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो लॉस तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट ही लग रहा है मुझे। कहाँ से मिलेगा? ये देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट हुआ है तो आपका P&L ज़्यादा आ रहा होगा, प्रॉफिट का बैलेंस ऊपर, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। ये जो आपका ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है, इस प्रॉफिट के अंदर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आ रहा है। कैसे पता लगेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये आपका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आ रहा है? रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इस रेवेन्यू में क्या आ रहा है? अदर इनकम। जब आप पीछे जाएंगे तो अदर इनकम में क्या आ रहा है? सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कौन सी है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ से आपको पता लगा अच्छा कुछ तो मेरा प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि मेरा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है तो मैं क्या करूँगा? मैं उस प्रॉफिट को कम कर लूँगा अपने। भैया इस प्रॉफिट में जो है 8 लाख रुपए का नॉन ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ये देखिए आप लिख भी रखा है नेगेटिव प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो मुझे कहीं ना कहीं इसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। मैंने वहाँ माइनस किया है तो यहाँ मैं प्लस करूँगा।
मतलब वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ मैंने उसको प्लस में लिखा, और इसका मतलब ये निकल गया कि जो 6,47,000 रुपीज़ के मैं मान रहा था मैंने एसेट बेचे, अब मेरे को क्योंकि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो एक्चुअली में मैंने बेचे होंगे 15 लाख रुपए पर। तो अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने कितने में एक्चुअली में बेचे, कैश कितने का आया, तो मैं बोलूँगा 15 लाख का आया। 15 लाख रुपीज़ का कैश आया मेरे पास। मैं कहाँ दिखाऊंगा इसको, मैं इसको दिखाऊंगा सेल प्रोसीड में, और परचेज जो थी मेरी उसे मैं कहाँ दिखाऊंगा, जो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ यहाँ पे। पूरा मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि जब भी मैंने एक इम्पैक्ट डाला पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका अपोजिट इम्पैक्ट भी मैंने वहाँ पर डाल दिया। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस पूरे बिजनेस के अंदर कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। हम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, एक्चुअल बैलेंस शीट पीएनएल के हिसाब से चलेंगे। द आंसर इज आप एक्चुअल के हिसाब से चलेंगे। जैसे आप पीएनएल में गए, उसमें आपने सबसे ऊपर देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये तो ऑपरेटिंग नेचर का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा अदर इनकम, तो अदर इनकम में आपने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, पहला आइटम देखा आपने इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट, तो आप कहेंगे यार इंटरेस्ट इनकम जो है ऑपरेटिंग नेचर की नहीं होती है। हाँ, बैंकों का बिजनेस होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस होता है, उनके लिए ऑपरेटिंग है, बाकियों के लिए नहीं है। बट यू हैव टू डू हियर, आपको यहाँ पर करना होगा अपनी शीट के अंदर जो आपका इंटरेस्ट इनकम है, इसे आप क्या करेंगे, इससे प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम भी आ रही है, तो इसको आप माइनस कर देंगे। अब एक जगह मैंने माइनस किया तो मुझे दूसरी जगह प्लस करना होगा। मैं अपना टोटल नहीं हिला सकता भैया, एंड में मेरा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच करना चाहिए जी। कहाँ डाल दिया मैंने उसको, मैंने उसको एप्रोप्रिएट जगह पे डाला। मेरी इनकम तो हुई है, बैंक से इंटरेस्ट तो आया है, पर वो इन्वेस्टिंग नेचर का है, मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था बैंक के अंदर एफडीज वगैरह में, उससे मेरा इंटरेस्ट आया है। कितने का आया है भैया, कितने का, 1 करोड़ रुपए का। अच्छा सर, और बताइए, और भी तो हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, बिल्कुल हो सकती है। देखिए आप, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, क्या एक्सचेंज रेट डिफरेंस आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है या नॉन कैश आइटम है। अब कई लोग पूछेंगे होता क्या है, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो क्लास है ये बेसिकली उनके लिए है जिनको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बट दे वांट टू लर्न कि उसे हम एक्सेल में कैसे बनाएं। अगर आपको ये नहीं पता कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, तो फिर आपको पहले अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए अकाउंटिंग की क्लास है। दिस इज़ अ केस स्टडी फॉर दोज हु ऑलरेडी नो हाउ दिस इज़ मेड। और अगर आप जानना चाहते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसका सेपरेट है मॉड्यूल, एक्सेल के साथ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, उसमें चीज़ें कैसे होती है, उसमें अकाउंटेंसी की क्लास पढ़िए, बेसिक्स आप पढ़ सकते हैं। ये एडवांस लेवल का है थोड़ा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डिफरेंस क्या होता है। मान लो आज डॉलर का भाव 75 रुपीज़ है और आपने $1000 रुपये का सामान खरीदा, तो आपने खरीद तो आज लिया, पर पेमेंट आपको 1 महीने बाद करनी है। जब पेमेंट करने की बारी आई तो डॉलर का रेट 74 हो गया। मज़े की बात यह है कि आपको तो $1000 ही देने, तो यानी कि आपने पेमेंट कितनी करी, पेमेंट आपने करी 74,000। करनी कितनी थी आपको जब परचेज़ किया था तब, उस हिसाब से। तो जब आपने माल ख़रीदा था तब तो आपने 75,000 से रिकॉर्डिंग कर ली होगी कि भैया 75 रुपीज़ रेट चल रहा है, मेरे को जो है 75,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जब एक्चुअल पेमेंट करी तब आपने पता लगा कि भैया आप $1000 देने हैं, डॉलर का रेट गिर गया, मेरे जेब से तो 74,000 गए। तो मुझे इनकम हो गई 1,000 रुपये की, क्योंकि एक्चुअली में मेरा कम कैश का आउटफ्लो हुआ, और क्रेडिटर तो मैंने पूरे पे कर दिए, उनको तो $1000 मिल गए, तो मेरा वो 1000 रुपये का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। लॉस भी आ सकता है, लॉस आता तो मैं उसको लॉस में दिखाता, अगर रेट बढ़ जाता लॉस में दिखाता। तो ये कैश नेचर का है, कैश के नेचर का बिल्कुल है भैया, रियलाइज़ हुआ है ना, एक्चुअली में फ़ायदा मिला है ना आपको, पैसा कम लगा। और ऑपरेटिंग नेचर का भी, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके दौरान आप सामान खरीद रहे बेच रहे हैं, तो इसके लिए नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं है, नॉन कैश भी नहीं है, तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सिमिलरली आपके प्रोविज़न है, लाइबिलिटीज़ हैं। ये प्रोविज़न लाइबिलिटी क्या होते हैं, प्रोविज़न वही तो होते हैं जो खर्चा है आपका, अभी बिल नहीं आया बट खर्चा हो गया है, तो आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली है प्रोविज़न दिखाकर, एक्चुअल बिल जब आएगा अगले महीने तब उसको आप अपने जो है पेबल्स में दिखा देंगे। मतलब पेमेंट करनी बाकी है, बट आपने यूजेज कर ली है, इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज करी, या कोई सामान आपने यूज़ कर लिया, ख़रीद लिया, तो उसका प्रोविज़न तो आप बना देते हैं, करेक्ट। तो वो भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग नेचर का है।
और साथ में क्या है, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और मिसलिनियस में क्या आ रहा है, हमारे पास डिटेल नहीं है। डिटेल होगी तो हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कहीं नॉन ऑपरेटिंग नेचर का तो नहीं है, नॉन कैश आइटम तो नहीं है। तो ऐसे आपको एक एक आइटम देखना पड़ेगा और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर कहीं भी प्लस करेंगे दूसरी जगह माइनस करना पड़ेगा। और बताइए और क्या क्या आ सकते हैं। वैसे ही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा यहाँ पर। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कहाँ आएगा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका यहाँ से ले लीजिए, P&L से ले लीजिए। फाइनेंस कॉस्ट है आपकी, ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी सर, फाइनेंस कॉस्ट जो है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ऊपर प्रॉफिट उठाया है। इस प्रॉफिट में ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट माइनस करके मेरे पास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो मेरा फाइनेंसिंग नेचर का है, और इसलिए मैं यहाँ पर माइनस करूँगा, दूसरी जगह पे करूँगा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। ये मेरा हो गया फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी। तो और बताइए और क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं नहीं कर रहा। होगी तब एडजस्टमेंट करेंगे। अगर एक एडजस्टमेंट यहाँ होगी, दूसरी एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट के साथ होगी। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, बन गया बन गया बन गया। अगर मैं इसका टोटल करूं तो उससे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ की मैंने सारी चीज़ें ले ली कि नहीं ले ली। ये तो मैंने ले ली, हाँ जी ले ली। सिर्फ मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं लिया। अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट लेना चाहूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, सोचिए। डेफर्ड टैक्स एसेट बच गया ना मेरा। हाउ कैन आई इंक्लूड दिस एज वेल, क्योंकि मेरे सारे आइटम तो आ गए। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा आ गया, मेरे बाकी सारे एसेट लाइबिलिटी के आइटम आ गए, सिर्फ डेफर्ड टैक्स बच गया है मेरा। तो डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट मुझे कहीं ना कहीं तो लेना होगा। तो करीब करीब मुझे 1 करोड़ रुपीज़ का डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा, सोचिए। वही टैक्स के साथ में होगा। ये मेरा जो टैक्स आ रहा है मैं इसमें एडजस्टमेंट करूँगा, मैं इसमें एडजस्टमेंट करूँगा इसको। और अगर मैं इसमें एडजस्टमेंट कर लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया, मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया, मैंने दोनों को एडजस्ट कर लिया। अच्छा, और अगर मैं अब यहाँ पर इसको ऐसे निकालूँ, मतलब अब सबको जो मैं एडिशन कर लूँ यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे एंटर मारो, उसके बाद यहाँ पर सम लगाओ आप, ये यहाँ से चेंज हो गया, उसके बाद इसमें ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरा ऑपरेशंस में कैश यूज़ हुआ है पूरे साल में। अब ये जो मेरा यूज़ हुआ है कैश, ये मेरा पैसा कहाँ से आया, कोई बात नहीं, पहले आप इसको देखेंगे हम। मेरा इन्वेस्टिंग में भी यूज़ हुआ है उत्तरी, और मेरा फाइनेंसिंग में भी यूज़ हुआ है। ओ माय गॉड, मतलब पूरे साल में तो मेरा कैश यूज़ ही हुआ है नेट में देखा जाए तो। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ओ माय गॉड, ये तो यही है जो यहाँ पर हमने लिया था डिफरेंस, ये तो बिल्कुल वही आया है। और अगर मैं इसमें ओपनिंग ऐड कर दूँ और यहाँ मैं करूँ कि देखो भैया ये चेंज हुआ है, ये ओपनिंग था, तो क्लोजिंग कितना होगा, तो क्लोजिंग मेरा आ गया। और मैं बोलूँगा ये क्लोजिंग कहाँ कहाँ पर है, तो दैट मीन्स ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट से आ रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से मेरे वो पैसे आ रहे हैं। ठीक, बैलेंस शीट से उठाकर लिख सकते हैं, बट मोटा मोटी आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया है। ठीक है जी, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार। अब क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। द आंसर इज, इसमें 10% की इनएक्यूरेसी है। दिस इज़ 90% एक्यूरेट बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। एंड वंस यू हैव मेड इट, मतलब एक बार आपने तैयार कर लिया तो इसके बाद जो भी इंक्रीमेंटल चीज़ें होगी उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
बट आपको पता है कि जहाँ पर भी आप प्लस करेंगे उसका कहीं ना कहीं दूसरा इम्पैक्ट भी आएगा, और आपका जो टोटल है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हमेशा मैच करेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैश आपके पास आया कहाँ से, पूरे साल के अंदर आपने करीब 4.3 करोड़ रुपीज़ का कैश यूज़ करा तीनों एक्टिविटी से मिलाकर, ये पैसा कहाँ से आया जी? भाई ओपनिंग में आपके पास था 16 करोड़, उसमें से आपने 4 करोड़ यूज़ कर लिया, अब बच गया 11 करोड़। तो यानी आपके पास जो कैश था आपने वहीं से यूज़ करा नट शेल में, अगर देखा जाए तो। कई बार ऐसा होता है आप ऑपरेशन से जनरेट करते हैं उसे इन्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं, कई बार ऑपरेशन और इन्वेस्टिंग में नेगेटिव होता है और कैश भी नहीं होता आपके पास, तो आप बैंक से बोरो करते हैं, तो फाइनेंसिंग आपका फिर पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप इसको एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज एसेट्स आपने कितने में करे, 1.3 करोड़ के करें, और हमारे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, हमारे भी 1.3 करोड़ आ रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.348 है, यहाँ पर 1.344 है। क्यों भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्किंग होगी, कुछ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा, कुछ और एडजस्टमेंट हो रही होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है हम बाद में कवर करें उसे। बट अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ढांचा है और जो उसे मैच कराकर स्टेटमेंट बनानी है, और ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मॉनिटरी टर्म्स में पूछेंगे, देखिए यहाँ पर सेल कितनी हुई, हमने कैलकुलेशन करी, बिल्कुल सेम आई, सेम। इंटरेस्ट है बिल्कुल सेम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आ रहा है, 63 लाख, अपने यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 करोड़। क्यों, ऐसा क्यों है? और यहाँ पर क्या वर्किंग करी हुई है, इन्होंने कहा भैया जो करेंट ईयर का इंटरेस्ट है वो तो है ही आपकी इनकम, बहुत बढ़िया, बट कुछ आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल में खड़ा होगा, और ये कहाँ पर होगा, अदर एसेट में होगा। तो अदर एसेट से उसको निकाल लो इंटरेस्ट वाले पोर्शन को, और उसकी कैलकुलेशन आप अलग कर लो। तो वो इन्होंने यहाँ पर अलग कैलकुलेशन करी, जिस वजह से इनका यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये करेंट ईयर का तो है ही, बट जो साथ में आपका पिछले साल ड्यू था मिला नहीं, और जो करेंट ईयर में खड़ा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट कर कर भी जो है यहाँ पर दिखाया गया। और अगर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, कहाँ से करिए आपने, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ना जी, कहाँ से करिए, कहाँ से करिए, ये देखिए, और ये कहाँ से आ रहा है, बैलेंस शीट के नोट से आ रहा है, और बैलेंस शीट के नोट्स में कहाँ से आ रहा है, ये अदर नॉन करेंट एसेट से आ रहा है। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में जो इंटरेस्ट एक्रूड है इसकी एडजस्टमेंट करी है, तो यहाँ पर आपने जो अदर नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पर दिखाए हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ भी करनी होगी। तो एक एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी, दूसरी एडजस्टमेंट नीचे होगी, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आपको वो नोट्स पढ़कर करनी होगी, और उसके बाद आपकी ये बिल्कुल ये जो फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके जैसी बन जाएगी। तो क्या करना बाकी रह गया है, सिर्फ बैलेंस शीट के और पीएनएल के नोट्स पढ़ने बाकी रह गए हैं, और इसमें जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा कि भैया नॉन करेंट एसेट्स हैं बट इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लिंक करता है, तो उसका एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मैं एडजस्टमेंट कर ही देता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्यों रुकूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एसेट की साइड में आपने क्या एडजस्टमेंट करी थी, यहाँ पे ई में से आपने डी माइनस किया था, नोट्स में गए बैलेंस शीट के, आपने यहाँ पर भी माइनस कर दिया। ये कितना आया, 36 लाख का नेगेटिव आया ये, अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो 16 लाख रुपए की इंटरेस्ट मेरा एक्रूड था, मुझे मिलना था, आज मेरा वो 52 लाख का है, तो इतना मुझे नहीं मिला। यही हो गया एक्रूड का मतलब कि मेरे को लेना है बट अभी मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ एक्चुअली में। तो क्या जो मैंने यहाँ पर शीट बनाई है इसमें मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव मैं कह सकता हूँ कि मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला, और कितना नहीं मिला, इतना नहीं मिला, तो मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पर मैंने जो टोटल डिफरेंस लिया है इसको भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो एक जगह मैंने प्लस किया, दूसरी जगह मैंने माइनस किया, टोटल मेरा सेम आ रहा है बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल नहीं हिलेगा। 11 करोड़ रुपीज़ ये मेरा बिल्कुल सेम रहेगा, 11 करोड़ रुपीज़, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी 63 लाख आ रहा है, और हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 70 लाख। तो जैसे हमने नॉन करेंट पोर्शन का लिया है वैसे करेंट एसेट्स का भी होगा, करेंट पोर्शन भी होगा, कुछ अदर करेंट एसेट्स यहाँ पर भी आ रहा है,
तो यहाँ पर भी ले लीजिए, इसकी एडजस्टमेंट भी आप कर दीजिए। ये कितना है, 6 लाख रुपए का है। तो अगर मैं 6 लाख रुपए की एडजस्टमेंट और कर दूँ यहाँ पे कि भाई ये इंटरेस्ट तो मुझे मिला ही नहीं, प्लस कर दूँ और कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट अदर करंट एसेट जो है यहाँ पर भी एडजस्ट कर दूँ मैं, क्योंकि मैंने टोटल डिफरेंस लिया था, तो बस मेरी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो और करेक्ट होती जाएगी। बस मुझे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो अब मेरी जो मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कितना आ रहा था, 63 लाख। अब मेरी स्टेटमेंट में अब कितना आ रहा है, 63 लाख, क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े और नोट्स के साथ मैंने एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। तो बस यही चीज़ें, आप बैलेंस शीट के नोट्स पढ़ते जाइए और हर नोट्स में आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मिलेगी, उसको आप करके फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। और फाइनल ही है ये, बिल्कुल फाइनल है। बस तरीका आपका होना चाहिए कि नोट्स पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे यहाँ से। अब जैसे प्रोविजंस है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ये आप लाइन में पढ़ेंगे देखिएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो सिर्फ आपका बिल्कुल सिंपल है, डेफर्ड टैक्स का पूरा एडजस्टमेंट ले चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो कुछ है ही नहीं इसकी, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स का प्रोविजन आ रहा है तो इसकी एडजस्टमेंट हो गई। क्यों लेंगे आप भैया, इनकम टैक्स आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया, बट इनकम टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो तो डायरेक्ट टैक्स जो आपने पे करा उसके साथ एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो इस पोर्शन को आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा जी, एडजस्ट करना पड़ेगा। 64 लाख रुपीज़ के पोर्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप एडजस्टमेंट करने के लिए, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 9.4 के आसपास आपका आ गया डायरेक्ट टैक्स, 9.4। यहाँ पे कितना है, 9.4, मैच हो गया। देखिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका तो यही है। बस अभी नोट्स में पढ़ते जाएंगे और देखें किसी आइटम की कहीं पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है ना। जितनी बड़ी बैलेंस शीट होगी उतना एडजस्टमेंट होगा, बट एक चीज़ आपकी हमेशा सेम रहेगी, वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कभी नहीं, आपका मिसमैच कभी नहीं होएगा। जिसमें लोग रातों लगा देते हैं, मैच नहीं होता, वो आपका कभी नहीं होएगा। तो दिस वॉज द केस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है वो तो आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना चाहिए, हालांकि हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी है। और उसको एक्सेल में कैसे बनाए, दैट वाज द मेन थिंग विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो बाय यूजिंग द बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट P&L एंड नोट्स टू अकाउंट्स के साथ बना सकते हो। 100% मैच कैसे होगी वो भी मैंने आपको राज उसका बता दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू शेयर द कोर्स विथ योर फ्रेंड्स so that they can also take the advantage, right? Download the application and share the application with your friends. Thank you and bye bye. And one important thing, just join our Telegram community. अगर और वीडियोस की डिमांड आती है तो नए नए वीडियोस भी लाते रहेंगे। कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अभी के लिए बाय बाय, सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो।